cardinal utility analysis. Critical evaluation of the cardinal utility analysis. गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का आलोचनात्मक मूल्यांकन, हिंदी में से कहेंगे गणनावाचक तुष्टिगुण नियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन। पहले जो इसकी सबसे पहले जो आलोचना की जाती है, कार्डिनल measurability of utility is unrealistic. Cardinal measurability of utility is unrealistic. उपयोगिता की गणनावाचक माप का अवास्तविक होना। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इट इज अ साइकिक फीलिंग एंड सब्जेक्टिव थिंग। एक तो ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, दूसरी ये इसलिए इसे हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती है, उपयोगिता व्यक्तिगत धारणा है, एक मनोवैज्ञानिक फीलिंग होती है जिसे कि हम मात्रात्मक रूप में माप नहीं सकते। वी कैन नॉट क्वांटिफाई द यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर। हम ये नहीं बता सकते हैं कि यदि हम एक गिलास पानी पीते हैं तो हमें कितनी उपयोगिता मिलती है, हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ में कंज्यूमर किसी वस्तु से मिलने वाली जो भी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो होता है, उसे केवल कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है। मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, वो बता सकता है कि ये वस्तु इस वस्तु की तुलना में बेटर है, बेस्ट है, बस ये कह सकता है कि उससे अच्छी है, बट उसको क्वांटिफाई वो नहीं कर सकता है, माप नहीं कर सकता है। इसलिए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की पहली मान्यता ये होती है कि उपयोगिता को क्वांटिफाई किया जा सकता है, जो कि अवास्तविक है। सेकेंड जो एजम्पशन इसकी है, या अभी हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस या क्रिटिकल इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। hypothesis of independent utilities is wrong. गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण स्वतंत्र उपयोगिता की परिकल्पना पर आधारित है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जो है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, स्वतंत्र उपयोगिता की परिकल्पना पर आधारित है, ये भी गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन रियल लाइफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन derived from a commodity
depends upon the availability of some other goods, which may either be substitute or may be complementary good. गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण ये मान करके चलता है कि किसी एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का अन्य वस्तुओं की उनकी उपलब्धता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तविक जगत में किसी एक वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु की अन्य सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कितनी अवेलेबल हैं, या फिर उस वस्तुओं की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कितनी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पेट्रोल ही खाली अवेलेबल होता, पेट्रोल का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, तो पेट्रोल से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है दैट मस्ट बी द हाईएस्ट। लेकिन उसके साथ साथ आपका डीजल भी अवेलेबल होता है, डीजल आप ले सकते हैं, या फिर आप सीएनजी वाली भी ऑटोमोबाइल्स ले सकते हैं। तो आप जो भी लेते हैं तो वो उपयोगिता जो होगी इस पे भी निर्भर करती है कि अन्य क्या वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल हैं। जब तक हमने एक, मान लीजिए हमने ओनिडा टीवी खरीदा, जब तक हमें ये पता चले ओनिडा से बेस्ट मॉडल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तब तक हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ओनिडा टीवी से मैक्सिमम होगा। लेकिन यदि हमें पता चलता है कि ओनिडा टीवी के साथ साथ अन्य मार्केट में अन्य टीवी सेट्स भी अवेलेबल है जो कि बेटर फीचर्स दे रहे हैं, तो हमारी यूटिलिटी ओनिडा टीवी से मिलने वाली जो उपयोगिता होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, दैट विल डेफिनेटली बी नॉट द सेम विच आई वाज गेटिंग अर्लियर। तो क्या होगा, हमारी यूटिलिटी ओनिडा टीवी से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तीसरी चीज, या इसको हम एग्जांपल से और भी देख सकते हैं, टी खाली यदि आपको पता हो कि आपको केवल चाय ही अवेलेबल होगी, तो चाय से मिलने वाली उपयोगिता जो टी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल होगा बहुत ही अधिक होगा। लेकिन इफ यू नो कि आई कैन ऑल्सो हैव द कॉफी, तो आपका टी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल समहाउ इट विल डिक्लाइन। दूसरी जो इसकी थर्ड जो इसकी आलोचना की जाती है, assumption constant marginal utility of money is not valid। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये मान करके चलता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। ये मान करके एजम्पशन लेकर के चलता है कि मुद्रा की सीमांत वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, जो कि इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हम जनरली मान के चलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेनेवर वी हैव मोर ऑफ एनी कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा हमारे पास होती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। लेकिन मनी के केस में ये लागू नहीं होता। मनी के केस में इन्होंने मान लिया है, मुद्रा के लिए उन्होंने मान लिया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। ये भी कहा जाता है कि ये वैलिड नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि whenever the price of any commodity falls, जब भी किसी वस्तु की कीमत गिरती है या घटती है,
तो कंज्यूमर के रियल इनकम जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। कैसे इंक्रीज करेगी कंज्यूमर की रियल इनकम? मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल से समझिएगा कि कंज्यूमर का बजट, मैं एक ही कमोडिटी को लेके बता रही, दो कमोडिटी यहाँ पे नहीं लूंगी। मान लीजिए कंज्यूमर का बजट जो है वो ₹24 है, ठीक है। उसने सोचा कि वो बाजार जाएगा और ऑरेंज की प्राइस पर यूनिट यदि होता है ₹6, so how many oranges he can purchase? At that point of time he can purchase 4 oranges। यदि उसे वो ये सोचता है कि यदि बाजार में और प्रति इकाई या पर यूनिट ऑफ ऑरेंज का प्राइस ₹6 होता है, तो उसके पास ₹24 है, तो वो 4 यूनिट्स परचेस कर लेगा। लेकिन व्हेन ही रीचेस द मार्केट, जब वो बाजार पहुंचता है, व्हाट ही फाइंड्स, उसे पता चलता है कि बाजार में प्राइस ऑफ ऑरेंज इज ₹4 पर यूनिट। अब 4 पर यूनिट होने पे क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? Now he can purchase 6 units of oranges with the same budget। पहले उसका बजट 24 था, तो वो 6 units of orange परचेस कर पाता। लेकिन अब प्राइस ऑफ ऑरेंज घट गया, प्राइस ऑफ ऑरेंज 4 पर यूनिट हो गया, तो बजट तो उसका सेम है ₹24, बट नाउ ही इज एबल टू परचेस मोर ऑफ ऑरेंजेस। नाउ ही कैन परचेस 6 units of oranges। So what happened? There is no change in the monetary income of the consumer। कंज्यूमर के monetary income में कोई भी changes नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रियल इनकम यहाँ पे बढ़ गई है। रियल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है? नाउ ही इज एबल टू परचेज मोर ऑफ ऑरेंजेस, मोर नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद अ गिवन मनी इनकम ऑफ ₹24। अब वो इनकम उसकी उतनी ही है, लेकिन वो प्राइस कम होने के कारण वो ज्यादा परचेस कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर की रियल इनकम यहाँ पे बढ़ गई। It shows that real income of the consumer has increased because the fall of price of orange। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? द मार्जिनल यूटिलिटी टू हिम विल फॉल। जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी वो पहले से घट जाएगी। लेकिन मार्शल ने इस बात को नहीं बताया, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि जब ज्यादा हो जाएगा, रियल इनकम बढ़ेगी, तो कैसे उसकी सीमांत उपयोग, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटेगी। इसी प्रकार से इसका अपोजिट यदि हम ले लें, मान लीजिए बजट उसका पहले जितना ही है, बजट उसका है 24 ही है, ₹24, और वो सोचता है कि प्राइस होगा, प्राइस पर यूनिट ऑरेंज $4 पर यूनिट। तो इन दिस कंडीशन 24 by 4 is equal to 6 units of orange। He was able to purchase 6 units of orange when the price of orange was 4 per unit, ₹4 per unit। लेकिन सपोज वो बाजार जाता है, उसे पता चलता है कि प्राइस of orange increased to ₹6 per unit। प्राइस ऑरेंज का बढ़ गया, 6 पर यूनिट हो गया। इसका मतलब क्या है? नाउ ही इज
able to purchase 4 units of oranges। अब वो क्या कर पा रहा है, क्योंकि प्राइस ऑफ ऑरेंज बढ़ गया, प्राइस ऑफ ऑरेंज बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ गया। प्राइस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, उसकी वास्तविक जो आय है वो घट गई। वास्तविक आय घटने का मतलब क्या है, देयर विल बी फॉल इन हिज परचेजिंग पावर, फॉल इन हिज परचेजिंग पावर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज, जब उसकी वास्तविक आय जो है वो घट जा रही है, ऐसी स्थिति में कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब एक एक रुपए की जो इंपॉर्टेंस कहते हैं वो बढ़ जाएगी। तो इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने माना था कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द कांस्टेंट, कांस्टेंट मान के चल रहे थे। तो जब भी वास्तविक आय तब बढ़ती है जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो वास्तविक आय कंज्यूमर की घट जाती है। कीमत के बढ़ने पे वास्तविक आय रियल इनकम फॉल करती है, और कीमत के घटने पर रियल इनकम इंक्रीज करती है। तो ये भी लागू नहीं होता है। इसके बाद जो इसकी आलोचना की जाती है, मार्शलियन डिमांड थ्योरम कैन नॉट generally be derived except one commodity case। ये भी इसकी आलोचना की जाती है कि मार्शल का जो मांग विश्लेषण है वो केवल एक वस्तु के लिए ही लागू होता है, एक से अधिक वस्तु के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है। So it is also criticized on this ground that Marshallian demand approach is capable of or applicable only in case of one good on which consumer has to spend his income। दो वस्तुओं के रेफरेंस में लागू नहीं होता है, केवल एक ही रेफरेंस में लागू होता है, एक ही वस्तु के केस में लागू होता है। एक और इसकी आलोचना की जाती है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस does not split up the price effect into substitution effect and इनकम इफेक्ट। ये भी इसकी आलोचना की जाती है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कीमत प्रभाव को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में बांटता नहीं है, विभाजित करके नहीं बताता है कि यदि प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, क्या इनकम इफेक्ट होगा, ये भी ये नहीं बताता है।
Marshall could not explain Giffen paradox. मार्शलियन एनालिसिस गिफिन पैराडॉक्स की भी व्याख्या नहीं कर पाई है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज गिफिन पैराडॉक्स। तो ऑन दीज ग्राउंड्स कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। सो ये सारी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या धारणा भी कह सकते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या धारणा, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया ऑन सेवरल ग्राउंड, जो कि हमने देखा है। उसको दूर करने के उद्देश्य से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में दो चीजें, दो आपको पढ़ना है, दैट इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसे बोलते हैं। इसको हिंदी में तो कई सारे नाम इसको दिए जाते हैं। इनडिफरेंस कर्व के लिए कई सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र, वक्र विश्लेषण, या कई सारी बुक्स में इसको उदासीनता वर्ड के लिए तटस्थता वक्र का भी यूज किया जाता है। ये भी कहा जाता है तटस्थता वक्र, ये भी कहा जाता है, या अनधिमान वक्र, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इनडिफरेंस एक वर्ड है जिसके लिए हिंदी में तीन वर्ड यूज किए जाते हैं। दीज आर उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, अनधिमान वक्र विश्लेषण। इसलिए आप एक वर्ड को पकड़ करके, तो यहाँ पे हम जो टर्म यूज करेंगे, मैं उदासीनता वक्र ही बोलूंगी, ये आपके तटस्थता वक्र और अनधिमान वक्र का प्रयोग नहीं करूंगी। आप समझ जाइए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडिफरेंस कर्व। हिंदी में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी आगे जाकर के, यदि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ऑनर्स में आप एंट्रेंस देंगे जाकर के, या आप यूजीसी में आप अब बैठेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो ये सारा जो पढ़ाया जाता है, ये बेसिक आपका हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें ये देखना है, उदासीनता वक्र विश्लेषण को देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे इसी में ही ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ही आपका आता है रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी, इसको बोलते हैं प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम देखेंगे। इट वाज फॉर इनडिफरेंस
indifference curve analysis. First of all, invented by Edgeworth, Edgeworth. Edgeworth. First of all, it was invented by Edgeworth in 1881. But at that point of time, he only employed it to show the possibility of exchange between two persons. उस समय इन्होंने जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज किया था तो केवल दो व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए ही, मतलब विनिमय की क्या संभावनाएं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो उनके बीच में क्या विनिमय की संभावनाएं होती हैं, इसको दिखाने के लिए ही इसका प्रयोग किया था। इसके एक दशक के बाद में, आफ्टर अ डिकेड, फिशर आते हैं। इसको लिख सकते हैं यूज्ड ओनली टू शो exchange possibilities between two persons। केवल एक्सचेंज पॉसिबिलिटी को एक्सचेंज करना, दो व्यक्तियों के बीच में क्या विनिमय की संभावनाएं, एक्सचेंज पॉसिबिलिटीज हैं, उसको दिखाने के लिए ही इन्होंने प्रयोग किया था और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को इन्होंने उसमें नहीं बताया था। एक डिकेड के बाद में फिशर आते हैं। आफ्टर अ डिकेड फिशर आते हैं। फिशर क्यों इसको यूज करते हैं? Fisher tried to build a theory of consumers equilibrium based on the indifference curve। फिशर ने कोशिश किया था कि अपने इंडिफरेंस कर्व को यूज करके उपभोक्ता के संतुलन को, कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को बताएं, लेकिन वो भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसके बाद में इन 1934 J.R. Hicks and R.G.D. Allen in their article, R.G.D. Allen in their article a reconsideration, लेख इसको बोलते हैं, अपने एक लेख में reconsideration of the theory of value अपने इस आर्टिकल में, इनके आर्टिकल का नाम था, लेख का नाम था रिकंसिडरेशन ऑफ द थियरी ऑफ वैल्यू। प्रेजेंटेड indifference approach based upon the notion of ordinal utility, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर उन्होंने अपना ये इंडिफरेंस अप्रोच प्रस्तुत किया था।
लेकिन ये भी बहुत डिटेल उस समय उन्होंने नहीं किया था, बहुत ही शॉर्ट लेख था तो बहुत छोटे रूप में इसको दिया था। फिर इन द ईयर 1934 Hicks presented indifference curve theory इन डिटेल में इन्होंने दिया था। किसमें डिटेल में दिया था? इन हिज बुक वैल्यू एंड कैपिटल। इस बुक में इन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। वैल्यू एंड कैपिटल। There are certain characteristics of indifference curve. Indifference curve क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं? तो पहली जो इसकी विशेषता है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की क्रमवाचक माप। Earlier we talked about cardinal measurement of utility, where we talked about utility can be quantified, but here it says that utility cannot be quantified. So ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की क्रमवाचक माप। इट स्टेट्स दैट consumer is capable of simply comparing वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है, लेकिन वो उसको हेलो यस अच्छा मैं देखो बोलती आ रही है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की क्रमवाचक माप। उपयोगिता की क्रमवाचक माप के अनुसार, as we know, utility is a subjective entity, it is a psychic feeling, so consumer can only compare the utility or satisfaction which he derives from the consumption of any particular commodity. कर सकता है। तो पहली इसकी जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, अधिमान परिकल्पना, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिमान परिकल्पना। It means that if the consumer is presented with a number of various combination of goods,
There may be a situation that when consumer has so many combination of goods. So in that condition, he can only rank them on the scale of preference. यदि उपभोक्ता के पास में वस्तु के विभिन्न कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, विभिन्न संयोग अवेलेबल है, तो वो केवल उनकी रैंकिंग कर सकता है, अपनी वरीयता के आधार पे, प्रेफरेंसेस के आधार पे उनकी रैंकिंग कर सकता है। तीसरा जो है दैट इज वीक ऑर्डरिंग। प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। दुर्बल क्रमबद्धता तो दी मैम फिर से वॉइस नहीं आ रही है आपकी। assumptions और correct question arises what do we indifference curve होता क्या है? It shows all possible combination of two goods that give equal level of satisfaction to the consumer. Therefore, consumer is indifferent between them. It shows all possible combination of two goods that give equal level of satisfaction to the consumer. एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब हमें कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन मान लीजिए 5 कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, 5 कॉम्बिनेशंस है हमारे पास दो वस्तुओं के, 2 कमोडिटीज के, और जितने भी कॉम्बिनेशन है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करे। नो वन इज बेटर, नो वन इज वर्स, ना तो कोई बेटर एक कॉम्बिनेशन से, ना ही दूसरे कॉम्बिनेशन से वो वर्स है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनसे समान संतुष्टि मिलेगी। जब हमें संतुष्टि का स्तर समान मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, उनके बीच में इनडिफरेंट हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, या फिर हम उदासीन हो जाएंगे। हमसे कोई पूछेगा कि आपको कौन सा चाहिए, तो हम कहेंगे ना चाहे ए बी सी डी कोई भी दे दो, क्योंकि हर से मिलने वाला जो संतुष्टि का लेवल है, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो हमारे लिए समान होगा। जब हमें समान संतुष्टि ए से भी मिल रही होगी, बी से भी मिल रही होगी, या सी से भी मिल रही होगी, तो हम कहेंगे ना हमें चाहे ये दे दो चाहे वो दे दो, ए दे दो तो भी ठीक है, बी दे दो तो भी ठीक है, सी दे दो तो भी ठीक है। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, जिसके कारण वह उन विभिन्न संयोगों के बीच में उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब वो सिचुएशन होती है जहां पे हम बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई भी हो जाए, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कोई भी हो जाए। आवाज आ रही है संजना?
यस मैम, अभी क्लियर। ओके, तो आपने assumptions ऑलरेडी देख ली हैं। अब हम इसको एक शेड्यूल के द्वारा देखेंगे। तीन कॉलम बनाएंगे हम। कॉलम, एक कॉलम हो गया हमारा, दो कॉलम हो गया, चलिए चौथा भी ले लेते हैं, वो बाद में तो बताना ही है मुझे। तो पहले में हम लेंगे कॉम्बिनेशंस। बंडल भी हम कह सकते हैं और कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस मतलब होता है संयोग, इसको बोलते हैं संयोग। इसमें हम ले लेते हैं, मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, गुड एक्स, गुड वाई। तो यहां पे हम देखते हैं गुड एक्स को हम मान लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया गुड एक्स क्या शो कर रही है, ऑरेंज को शो कर रही है, और गुड वाई शो कर रही है एप्पल। कॉम्बिनेशन ए पहले हमने लिया, ए कॉम्बिनेशन में मान लिया कि जो कंज्यूमर, मान लीजिए कोई, जैसे संजना, आप ही का एग्जांपल मान लीजिए, संजना जो है कॉम्बिनेशन ए जो है वो दे, एक ऑरेंज ले रही है और यहाँ पे वो 12 एप्पल्स ले रही है। तो क्या हो सकता है, संजना से कहा जाए कि यदि इस कॉम्बिनेशन, यदि मान लीजिए आपको ये अच्छा लगता है कि आप एक ऑरेंज लें और 12 एप्पल लें, आपसे पूछा जाए ऐसा क्या आपको दिया जाए कि आपको इसके बराबर संतुष्टि मिलेगी। तो संजना ने कहा कि मुझे 2 ऑरेंज दे दो और फिर इसके लिए मुझे 8 एप्पल दे दो, क्योंकि एक बढ़ा घटा रही है तो एक को बढ़ाना पड़ेगा, तो एक को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ इसने कहा कि मुझे 2 ऑरेंज दे दीजिए और 8 एप्पल दे दीजिए। ऐसी स्थिति में एक कॉम्बिनेशन आपका बी हो गया, और वो यहाँ पे मिल रहा संतुष्टि, ये दोनों से उसको बराबर मिल रही है। मतलब ये चाहे ये ए ले या कॉम्बिनेशन बी ले, दोनों से मिलने वाला संतुष्टि का लेवल बराबर है। और क्या हो सकता है, तो संजना ने कहा ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मुझे 3 आप ऑरेंज दे दीजिए और 5 एप्पल दे दीजिए। ऑरेंजेस को इंक्रीज कर दिया, 3 कर दिया, और एप्पल को डिक्रीज करके 5 कर दिया। ये हो गया कॉम्बिनेशन सी। तो यहां से भी मतलब संजना का सेटिस्फेक्शन लेवल इससे भी बराबर है, इससे भी बराबर है, इससे भी बराबर है। फिर संजना से मैंने पूछा कि और क्या संजना क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो संजना ने कहा कि मैम आप इसको 4 कर दीजिए और इसको यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, तो भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन डी हो गया। अब इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं कि अब क्या किया जाए। तो इसने कहा कि ऑरेंज यदि 5 होगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल एप्पल जो है वो 2 से बराबर होगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल गए। कॉम्बिनेशन ए शो कर रहा है 1 ऑरेंज और 12 एप्पल्स को शो कर रहा है। कॉम्बिनेशन बी शो कर रहा है 2 ऑरेंजेस एंड 8 एप्पल्स को शो कर रहा है। कॉम्बिनेशन सी शो कर रहा है 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स। कॉम्बिनेशन डी शो कर रहा है 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। कॉम्बिनेशन ई शो कर रहा है 5 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स। तो ये इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा तो संज्ञा कहेगी मुझे कुछ भी दे दीजिए, ये सारा ही जो मुझे मिल रहा है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मुझे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट उसके लिए कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ऑरेंज या एप्पल ज्यादा पसंद है, मैंने इस कॉम्बिनेशन में ले लिया। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, प्रतिस्थापन की दर क्या है। एक्स और वाई के बीच में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे तो 1 ही है, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं शुरू हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इनके बीच में क्या अब क्या हो रहा है कि इसका जो है डिफरेंस कितना है, ये है आपका 4।
और इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 1। एक को इंक्रीज किया और यहाँ पे 4 डिक्रीज किया, तो ये 4 इंटू 1 का रेशियो है। फिर इसके बाद 3 to 1, फिर 2 to 1, देन 1 to 1। इस प्रकार से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है, यहाँ पे क्या कर रहा है, और 1 2 3 4 5, और एप्पल को क्या किया जा रहा है, एप्पल को छोड़ा जा रहा है। मतलब संजना ऑरेंज की एक अतिरिक्त मात्रा लेने के लिए एप्पल की मात्रा को सैक्रिफाइस करती जा रही है, लेकिन सैक्रिफाइस करने की दर जो है वो क्या है, घटती जा रही। पहले वो 4 और एप्पल को छोड़ रही है, फिर वो 3 छोड़ रही है एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑरेंज लेने के लिए, फिर 2 को छोड़ रही है, फिर उसके बाद में एक ही छोड़ने के लिए तैयार होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे संजना के पास में ऑरेंज की मात्रा बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5, वैसे वैसे ऑरेंज से जो मिलने वाला सीमांत उपयोगिता होगी, the marginal utility which she will be getting from the consumption of orange will be declining। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे किसी वस्तु को हम अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता यहाँ पे 1 2, ये ऑरेंज की मात्रा जो है 1 2 3 4 5 होती जा रही है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल जो होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी ऑरेंज से मिलने वाली, वो घटती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती जाएगी एप्पल की, वैसे वैसे इसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये कंज्यूमर जो है कम, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज खा ले या एप्पल खा ले, दोनों का एक टेस्ट होगा। कंज्यूमर को दोनों ही वस्तुएं चाहिए। He wants to have both the commodities, ऑरेंज भी उसे चाहिए और एप्पल भी चाहिए, क्योंकि वस्तुएं जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होती हैं, क्योंकि दोनों ही फ्रूट की कैटेगरी में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो इसको हम एक ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। ट्वेल्व तक हमारा बन जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं। चाहे तो हम एक एक बॉक्स में एक दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया। यहाँ पे अब हम क्या दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 तक ले लेते हैं, 6 है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हमने दिखा दिया है गुड y को दिखाएंगे, y मतलब ऑरेंज एप्पल, और ये यहाँ पे दिखाएंगे गुड x। सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे एप्पल ऑरेंज मान लिया था, लेकिन हम कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तुएं तो असंख्य होती हैं, तो कोई भी वस्तु हो सकती है। तो पहला हम ले लेंगे कॉम्बिनेशन ये 12 and 1 वाला, दूसरा है 8 and 2, तीसरा है आपका 5 and 3, फिर है आपका 3 and 4, और फिर है 5 and 2। These are the different combination A, B, C, D and E। यदि इन हम कॉम्बिनेशन को एक कर्व से जोड़ देंगे, यहां थोड़ा जाना चाहिए था, तो हमें मिल जाएगा एक आईसी कर्व मिल जाएगा विच इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इन सारे कॉम्बिनेशन को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक इंडिफरेंस कर्व मिलता है जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि यहाँ पे marginal rate of substitution in between x and y is diminishing।
इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर y की एडिशनल x की एडिशनल यूनिट लेने के लिए y वस्तु की पहले से कम मात्रा छोड़ रहा है। कंज्यूमर ऑरेंज की मात्रा बढ़ाना चाहता है, लेकिन एप्पल की मात्रा पहले की तुलना में वो कम सेक्रीफाइस करता है। जहां पहले वो 4 दे रहा था, यहाँ देख सकते हैं 4 है, फिर यहाँ पे इनके बीच में 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट हैज अ convex shape. So these are the different combination of two goods. And all the combination, चाहे combination consumer A लेता है, B लेता है, C लेता है, D लेता है या E लेता है, satisfaction level जो होगा वो समान होगा। Combination A is equal to combination B, combination B is equal to combination C, combination C is equal to combination D, and D is equal to E. So equal to equal satisfaction. Whether he chooses combination A or combination B or combination C or combination D or combination E, he will be having the equal level of satisfaction. आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है ना संजना? ओके। इसके बाद में देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। marginal rate of substitution, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MRS। So marginal rate of substitution is the rate of exchange between some units of good X and Y which are equally preferred. प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर X वस्तु और Y वस्तु के बीच में विनिमय की दर को बताती है, जो कि समान रूप से पसंद की जाती है, समान रूप से कंज्यूमर उनको पसंद करता है। So simply we can say it is the rate of exchange between two goods. Marginal rate of substitution shows the rate of exchange between two goods. दो वस्तुओं के बीच में विनिमय की दर को ये बताता है। सामान्यतया तो आपका जो आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
Due to diminishing marginal rate of substitution, the IC curve is convex to the origin. घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण इसका मतलब होता है, जो आपने प्रीवियस फिगर में देखा है, कि कंज्यूमर जो है एक्स की एडिशनल यूनिट लेने के लिए, जैसे एक्स की एडिशनल यूनिट उसे 1 से 2 किया, तो उसने क्या किया, y को सेक्रीफाइस किया, 12 से वो 8 पे आ गया। फिर उसने क्या किया, फिर एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए क्या किया, 8 से वो 5 पे आ गया। इसके बाद फिर से 3 से 4 पे गया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इसकी 5 से 3 कर दिया। तो कंज्यूमर जो है, टू हैव एडिशनल यूनिट ऑफ x, ही इज लिविंग लेस नंबर ऑफ कमोडिटी y का। y x की अतिरिक्त मात्रा लेने के लिए कंज्यूमर y की पहले से कम मात्रा छोड़ने को तैयार है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग या x और वस्तु y के कारण आपका उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। तो ये पहला जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये पीछे आपने जो ग्राफ बनाया है वो वही है। एक्सेप्शंस भी इसके अवेलेबल हैं। एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद। इफ MRS of x for y or y for x is constant, the indifference curve will be concave, will be a straight line. यदि x की y के लिए, y वस्तु की x के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर हो जाती है, तो उदासीनता वक्र एक सरल रेखा के रूप में होगा। लेकिन ऐसा तब होगा when goods are perfect substitutes। ऐसा तब होगा जबकि वस्तुएं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई की जो हमने बात की थी, वो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हो जाए। लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हो। जैसे टी एंड कॉफी, हम कहते हैं टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स, चाय और कॉफी एक दूसरे की स्थानापन्न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय का जो टेस्ट है वही कॉफी का भी टेस्ट होगा। तो दोनों ही वस्तुएं क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर है। हमें मॉर्निंग में यदि कुछ लेने की आदत है तो हम चाय से भी काम चला सकते हैं, कॉफी मिल जाए तो कॉफी से भी काम चला सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, नजदीकी प्रतिस्थापित प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं, लेकिन दीज आर नॉट द क्लोज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका आईसी कर्व कैसा हो जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि गुड्स जो होती हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। देयरफॉर द आईसी कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। ये अपवाद जरूर है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। एक दूसरा भी एक्सेप्शन है, इफ द marginal rate of substitution x for y or y for x increases, the IC
will be, indifference curve will be concave to the origin. कॉन्केव टू द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि आप यदि वस्तुएं जो आपकी सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटने की बजाय बढ़ने लगे, तो आपका ये शेप हो जाएगा कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाएगा। आईसी विल भी आपका इस शेप का होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले से अधिक मात्रा में कंज्यूमर जो है वाई को सैक्रिफाइस करने लगे। एक्स की एडिशनल मात्रा लेने के लिए कंज्यूमर जो है वाई की पहले से अधिक मात्रा छोड़ने को तैयार हो जाए। ऐसा तब होगा जब सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यों ज्यों हमारे पास एक्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है। देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता है। आईसी विल बी ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। So any doubt related to the graph which have been taught? मैम जो दूसरा एक्सेप्शन बताई है ना उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। मतलब ये कि अगर x बढ़ेगा, गुड x बढ़ेगा और गुड y बढ़ेगा तो दोनों मतलब उसका जो कर्व होगा वो दोनों नहीं बढ़ता है। यहाँ पे ये जो ग्राफ आपका बना, ये वाला ग्राफ कह रहे हैं? यस मैम। यहाँ पे आपने दिखाया x वस्तु को दिखाया, गुड x को हमने शो किया, यहाँ पे हमने गुड y को शो किया। यदि मान लीजिए एक टेबल होता, पहले हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने, टेबल दिया था, इसका हमने टेबल नहीं दिया है। इसको मान लीजिए टेबल के रूप में पहले समझिए। कॉम्बिनेशन आपने लिया, ये तो समझ में आ ही गया था कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। कॉम्बिनेशन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया गुड एक्स को ले लिया, यहाँ पे हमने गुड वाई को ले लिया। कुछ भी वस्तु आप मान सकते हैं, आप चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एनीथिंग, एनी कमोडिटी यू कैन पुट हियर। तो हम ऑरेंज हमने लिया था, तो हम ऑरेंज को यहाँ पे रख दें। एप्पल हमने यहाँ रख दिया। हमने कहा यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है 1 ले रहा है और ये 20 ले रहा है, राइट? यस। अब दूसरा लेने के लिए कंज्यूमर ने क्या किया, 18 किया। तीसरा लेने के लिए कंज्यूमर ने क्या किया, यहाँ पे इसकी ऑरेंज की मात्रा बढ़ा दिया, उसने 3 यूनिट कर दिया। अब इसकी यूनिट कर दिया उसने 15। अब इसके बाद उसने क्या किया, इसके 4th यूनिट लिया। अब इसकी मात्रा कितनी कर दी है, पहले इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2, 3, अब 4 करेगा तो 11 हो जाएगा ये। अब इसके बाद में 5th यूनिट लेने के लिए अब कितना करेगा, 5 करेगा, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे इस वाले ग्राफ से, टेबल से क्या दिख रहा है कि कंज्यूमर जो है ऑरेंज के एडिशनल मात्रा लेने के लिए एप्पल की पहले से अधिक मात्रा छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना, छोड़ने का दिख रहा है कि नहीं? पहले यहाँ पे 21 लिया और 20 लिया, फिर दूसरी यूनिट लेने, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है कि इसकी 2 यूनिट कर रहा है, बढ़ा रहा है। एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा के 2 कर रहा है, लेकिन वाई वस्तु की मात्रा कितनी कर रहा है, 18 कर रहा है। लेकिन जब वो 3rd यूनिट पे आता है, 3rd यूनिट पे आने के लिए वो क्या कर रहा है, इसकी 1 इकाई बढ़ा रहा है, लेकिन छोड़ने की दर उसकी क्या हो रही है,
अब उसने क्या किया, 18 से ये 15 कर दिया, मतलब सेक्रीफाइस करने के रेट उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया है। आया बात समझ में? जहां पहले इसने इन दोनों का डिफरेंस 2 का था, फिर इसके बाद इसने किया 3 छोड़ा, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर 4 हो गया, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 5 हो गया। मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है एक्स की एडिशनल मात्रा लेने के लिए वाई की पहले से अधिक मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। लेकिन ऐसा क्यों होगा?